बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ अनम नवाज़ एंड आई एम अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट और आज हम लोग काइफोसिस का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काइफोसिस की डेफिनेशन को देखा था, उसके साइंस, सिम्टम्स और इसकी 5 टाइप्स देखी थी। आज हम लोग देखेंगे, इसमें हम उसकी असेसमेंट देखेंगे कि उसको असेस किस तरह से करनी है, फिजियोथेरेपिस्ट ने किस तरह से जो है वो इस काइफोसिस की मैनेजमेंट करनी है, उसको ट्रीट करना है, फिजियोथेरेपिस्ट के क्या क्या गोल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन-कौन से हम टेस्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा कि इस पेशेंट को काइफोसिस है। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी थी कि काइफोसिस क्या होता है। काइफोसिस में जो आपका जो थोरैसिक स्पाइन है, इसकी क्या हो जाएगा, ये आउटवर्ड प्रोट्रूड कर जाएगा, एक्सेसिव आउटवर्ड कर्वेचर हो जाएगी आपके थोरैसिक, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक हम्प सा बन जाता है आपके थोरैसिक एरिया पे। ठीक है, तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके असेसमेंट पे। ओके, अब असेसमेंट देखते हैं हम लोगों ने काइफोसिस की असेसमेंट किस तरह से करनी होती है। तो सबसे पहले होता है हिस्ट्री टेकिंग। आपने पेशेंट की हिस्ट्री लेके उससे अंदाज़ा लगाना होता है, उसे डायग्नोसिस बनाना होता है। सेकंड नंबर पे हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं इस केसेस में। हिस्ट्री टेकिंग सबसे पहले देख लेते हैं, आपने पेशेंट से क्या पूछना है। ऑनसेट पूछना है कि ये सिम्टम्स कब से स्टार्ट हुए हैं जो कि आपको महसूस हो रहे हैं। देन आपने ड्यूरेशन पूछना है कि कितने टाइम के लिए ये सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं। ऑनसेट क्या होता है कि कब से आपको पेन स्टार्ट हुई है, कब से आपको ये जो सिम्टम्स है फील हो रहे हैं। 1 साल हो गया है, 1 महीना हो गया है, 1 हफ्ता हो गया है, ये 2-3 दिन हुए हैं, इसे हम कहते हैं ऑनसेट। ड्यूरेशन की वो जो सिम्टम्स हैं वो आपको 10 मिनट के लिए फ़ील हो रहे हैं, आधे घंटे के लिए फ़ील हो रहे हैं, आधे दिन के लिए फ़ील हो रहे हैं, पूरा दिन आपको पेन आ रहा है या वो सिम्टम्स फ़ील हो रहे हैं। सेकंड नंबर पे हमने पेन की इंटेंसिटी पूछनी है। ठीक है, हम पेशेंट को कहेंगे कि आपको कितनी सीवियरिटी की पेन हो रही है, आप मुझे इंटेंसिटी बताओ। विजुअल एनालॉग स्केल के थ्रू हमने जो है वो इंटेंसिटी पेशेंट की पूछनी होती है। हमने पेशेंट को कहना है कि टोटल 10 नंबर हैं, इस 10 में से आप मुझे बताओ एक नंबर चूज़ करके कि आपको कितनी सीवियरिटी की पेन है। अगर इसको ज़्यादा सीवियर पेन है तो वो कहेगा कि मुझे 10 में से 8 पेन हो रही है, 10 में से 10 पेन हो रही है। अगर इसको माइल्ड पेन है तो वो कहेगा मुझे 10 में से 3 पेन हो रही है, इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं है, माइल्ड पेन है। या अगर वो उसको मॉडरेट पेन हो रही होगी तो वो कहेगा कि मुझे 10 में से 5 पेन हो रही है, 6 हो रही है, 7 हो रही है। हम उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि उसको मॉडरेट पेन हो रहा है, माइल्ड पेन हो रहा है या सीवियर पेन हो रहा है। ठीक है? तो सेकंड नंबर पे भी हम लोगों ने विजुअल एनालॉग स्केल के थ्रू क्या करना है, पेन की इंटेंसिटी पूछनी है पेशेंट से। थर्ड नंबर पे हमने उसके फंक्शनल लिमिटेशंस पूछनी है। हमने पेशेंट से पूछना है कि इस डिज़ीज़ की वजह से क्या आपके काम-काज पे कोई असर पड़ रहा है? वो कहेगा कि मुझे लिफ्टिंग मेरे से नहीं हो पा रही, मैं किसी चीज़ को सही तरीके से उठा नहीं पा रहा, मेरे से बेंडिंग नहीं हो रही है, मैं सही तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं जा रहा, मेरे से बैठा नहीं जा रहा। तो इसको डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हुए डिफ़िकल्टी फ़ील होती है। ठीक है? पहले मैं भारी सी पानी की बोतल उठा लेता था, अब मेरे से पानी की बोतल नहीं उठाई जा रही, मेरे से कार्टन के डब्बे नहीं उठाए जा रहे। ठीक है? नेक्स्ट हमने फैमिली हिस्ट्री पूछनी है कि उसकी फैमिली में तो किसी को स्कोलियोसिस नहीं है, मेबी हो सकता है कि कंजेनिटल हो। उसकी फैमिली में पहले किसी को हुआ हो तो उसको भी हो गई है, उसके बहुत दाँत से बीमारी चलती हुई आ रही है। हम उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेबी किसी डिफ़ॉर्मिटी की वजह से, मतलब उसके अबाउट दाँत में कोई स्पाइनल डिफ़ॉर्मिटी हो, कोई ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हो, तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। देन हम लोगों ने हिस्ट्री पूछनी है ट्रॉमा की और ऑस्टियोपोरोसिस की। हो सकता है कि गिरने की वजह से उसको हुआ हो, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी हो सकता है कि बोन्स होती है वो ब्रिटल हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। मेबी उसकी वजह से उसको ये वर्टिब्रास में जो है वो आउटवर्ड प्रोट्रूड कर गई, उसकी काइफोसिस हो गई हो। ठीक है, तो ये हिस्ट्री टेकिंग के थ्रू हम पेशेंट को असेस कर सकते हैं। फिर आता है इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, उस पेशेंट को कहना होता है कि आप बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट खड़े हों और हम इसके पोस्चर को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, हमने उसको जो है वो उसकी लेटरल साइड से भी देखना है और उसके पोस्टीरियरली भी देखना है। ठीक है, तो हमें उसकी स्पाइन जो है वो थोड़ी-सी बाहर की तरफ दिखने को मिलेगी। इसके अलावा स्पाइनल अलाइनमेंट इंस्पेक्शन, इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने शोल्डर की लेवल्स को चेक करना है कि क्या उसके दोनों शोल्डर्स मतलब जो है वो एक ही लेवल पे हैं या एक शोल्डर ऊपर की तरफ है, एक शोल्डर नीचे की तरफ है। ठीक है, अगर उसका एक शोल्डर ऊपर होगा, एक शोल्डर नीचे होगा, इसका मतलब ये ऐसे काइफोसिस है। फिर हमने हिप की अलाइनमेंट चेक करनी है। अगर उसका एक हिप जो होगा वो ऊपर होगा, एक हिप उसका नीचे की तरफ होगा, इसका मतलब ये उसे काइफोसिस है। इसके अलावा स्कैपुला को देखना होता है। एक स्कैपुला अगर उसका प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ एलिवेट हुआ हुआ नज़र आ रहा है, एक स्कैपुला उसको नॉर्मल है, मीन्स काइफोसिस है।
फिर पैल्पेट करके आप देखोगे उसके स्पाइन को हाथ लगा के सर्वाइकल से लेकर नीचे लंबर तक आप उसको पैल्पेट करके देखोगे, आपको बाकायदा तौर पे फ़ील होगा कि काइफोसिस एरिया पे उसकी जो स्पाइन है वो प्रोट्रूड हुई हुई है। इसके अलावा स्कैपुला को पैल्पेट करके आप देख सकते हो। आप टेंडरनेस देखो, आप टाइटनेस देखो, कहीं पे मसल्स की टाइटनेस तो नहीं हुई हुई है। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन की टेस्टिंग कर सकते हो आप, गोनियोमीटर के थ्रू आप जो है वो देख सकते हो। इसके अलावा आप फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन और लेटरल जो है वो फ्लेक्शन करके दिखाओ। पेशेंट को कहते हो कि मुझे करके दिखाओ। थोरेसिक एरिया पे रोटेशन हो रही है कि नहीं हो रही है? थोरेसिक एरिया पे उसकी थोड़ी बहुत फ्लेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है? एक्सटेंशन हो रही है कि नहीं हो रही है? उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? देन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखो आप, उसके रिफ्लेक्सेस चेक करो, उसके सेंसरी चेंज जो है वो चेंजेस चेक करो। इसके अलावा कोई नर्व अगर इन्वॉल्व है तो उसके साइन आपको दिखने को मिल रहे हैं कि इस नर्व की लाइन हुई हुई है, टाइट हुई है, नर्व जो है वो कंप्रेस हुई हुई है। ठीक है, मसल स्ट्रेंथ को आपने टेस्ट करना है। किसके थ्रू? एमएमटी के थ्रू, जैसे मैनुअल मसल टेस्टिंग, जिस पे आप मसल के ऊपर रेजिस्टेंस लगा के देखते हो कि आया इसके मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ है कि नहीं है, कि इसके मसल बहुत ज़्यादा वीक हुए हुए हैं या बिल्कुल ही ख़त्म हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी असेसमेंट, जिसमें आप हिस्ट्री टेकिंग के थ्रू असेस कर सकते हो, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू असेस कर सकते हो। उसके बाद होता है स्पेशल टेस्ट। दो तरह के टेस्ट हम कराते हैं, एक होता है वॉल टू ऑक्सीपिट टेस्ट और एक होता है इसका हमारे पास फ्लेक्सी कर्व मेथड। ठीक है, अब ये जो वॉल टू ऑक्सीपिट टेस्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों ने पेशेंट को एक दीवार के पास खड़ा करना होता है और हमने उसके वॉल और उसके ऑक्सीपिट के दरमियान में डिस्टेंस मेजर करना होता है। अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट क्या है, काइफोटिक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है फ्लेक्सी कर्व मेथड। फ्लेक्सी कर्व मेथड में हमने क्या करना होता है, एक फ्लेक्सिबल स्केल लेना होता है जिसे हम फ्लेक्सी कर्व ले कहते हैं। इसको हमने आपके C7 वर्टिब्रा से मतलब उस लेवल पे रखना होता है और नीचे हम उसको लंबर तक रखेंगे और फिर इसके थ्रू हम क्या करेंगे, एंगल मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये दो स्पेशल टेस्ट है जिसकी वजह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या है, वाकई में काइफोसिस है। तो आता है रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने एक्सरे कराना है। उस एक्सरे में देखना है कि कोई इसके कोप एंकल को मतलब आप उस एक्सरे के थ्रू कोप एंकल को मेजर करते हो, फिर आप देखते हो कि उसकी बोन में या वर्टिब्रस में कोई इश्यू तो नहीं है। उससे अगर आपको सही तरीके से पता नहीं चल रहा, अगर आपने सॉफ्ट टिश्यूज़ को भी देखना है, नर्व की इन्वॉल्वमेंट भी देखनी है, तो आप एमआरआई करा लो। बोन की एबनॉर्मलिटीज़ देखने से, क्या हमने स्क्रूहेमेंस काइफोसिस में पढ़ा था कि जो वर्टिब्रा है वो वेज शेप हो जाती है, उसकी वजह से काइफोसिस हो जाता है। तो वो देखने के लिए आप सिटी स्कैन कर लो, आपको वर्टिब्रा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखने को मिलेगा सही तरीके का, कि क्या वो वाक़ई ही वेज शेप का हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, या उसके अंदर कोई और एबनॉर्मलिटी है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोप एंकल, जिसे मैं आज डिटेल में बताऊँगी, मैंने स्कोलियोसिस में नहीं बताया था। अच्छा, कोप एंकल क्या होता है? आपने क्या करना होता है, 2 लाइन्स ड्रॉ करनी होती है एंड प्लेट पर। ठीक है, जहाँ से आपको काइफोसिस शो हो रही है, जहाँ पे काइफोसिस आपको एंड होती हुई नज़र आ रही है, आपने क्या करना है, वहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपर मोस्ट वर्टिब्रा की एंड प्लेट पे लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे इसने T4 के लेवल पे किया है। दूसरा आप क्या करोगे, जहाँ पे काइफोसिस आपको ख़त्म हुई हुई दिख रही है, वहाँ पे आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे उसके एंड प्लेट पे वर्टिब्रा के, जैसे ये T12 पे है। देन आपने 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है इन्हीं लाइंस के ऊपर। जैसे कि T4 की लाइन मैंने ये ड्रॉ की थी, तो मैंने क्या किया, इसका एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये और T12 की लाइन के ऊपर मैंने इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये जो लाइन है जिस लेवल पे इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, कोप एंगल को मेजर करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली जो नॉर्मल कोप एंगल होता है ना, नॉर्मल थोरेसिक काइफोसिस में वो 20 से लेकर 40 डिग्री तक का होता है। माइल्ड काइफोसिस में आपको क्या दिखेगा, इसका जो कोप एंगल होगा वो 40 से 50 डिग्री के दरमियान में वेरी करेगा। अगर इसको मॉडरेट काइफोसिस है तो 50 से 70 के दरमियान वेरी करेगा, और अगर स्फीयर काइफोसिस है तो ये एंगल जो है, कोप एंगल बेसिकली 70 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। लास्ट में आता है कि फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं। अब फिजियोथेरेपिस्ट का पहला गोल क्या है, उसने पेशेंट के पोस्चर को इम्प्रूव करना है। ठीक है, आप उसके पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह कराओ, उसके पेन को रिड्यूस करो, कोई मोडालिटी लगा कर, टेंस हो गया, शॉक वेव हो गया, ठीक है, हॉट पैक लगा लो। देन फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपने इंक्रीज़ करनी है। ठीक है, इस तरह की जो होती नहीं है, जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जो इस पेशेंट का है, मुझे उसका नाम नहीं आता, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करता है, स्पाइन को इसको इम्प्रूव करता है। मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कराओ, फंक्शनिंग को इम्प्रूव कराओ और प्रोग्रेशन को प्रिवेंट कराओ। मतलब ये कि डिजीज़ जो है वो फर्दर प्रोग्रेस ना हो, आपने उस चीज़ को बचाना है ताकि डिजीज़ मज़ीद ना बढ़े।
डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन को आपने रोकना है, ठीक है। आप पोस्चर की एजुकेशन आप किस तरह से करा सकते हो? अगर वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो आपने उस पेशेंट को कहना है कि आपने प्रॉपर तरीके से बैठना है, गर्दन को भी आपने ठीक तरीके से रखना है, गर्दन आपकी झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, ठीक है। सही चेयर्स का इस्तेमाल करें, आपकी जो शोल्डर है वो लेवल पे हो, ठीक है, कंप्यूटर आपके लेवल पे हो, आपकी आँखों के बिल्कुल लेवल पे, ठीक है। ज़्यादा देर तक आपने जो है वो सिटिंग पोज़ीशन में या कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना। अगर आप 8 घंटे काम करो तो कम से कम हर आधे घंटे के बाद आप उठो, कोई एक्टिविटी करो, स्ट्रेचिंग करो, ठीक है। और देन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में आप पेक्टोरलिस की स्ट्रेचिंग कराते हो क्योंकि चेस्ट मसल्स टाइट हुए हुए होते हैं ना, तो हमने चेस्ट मसल को क्या करना है, उसको रिलैक्स करवाना है। तो आप पेक्टोरलिस मेजर के क्या कराओ, पेक्टोरलिस मेजर आपके चेस्ट वाले एरिया पे लगा होता है ना, आप उसको स्ट्रेचिंग कराओ पीछे की तरफ, दोनों हाथ को गर्दन के पास, पीछे की तरफ गर्दन के पास आपने क्या करना है, उसको पेशेंट को कहना है कि रखे, और आपने उसकी एल्बोज के थ्रू क्या करना है, पीछे की तरफ उसको स्ट्रेच देना है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करा सकते हो आप, ठीक है। हिप फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग करा लो, थोरेसिक मोबिलिटी को आप इंक्रीज कराओ। तो ये कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं। स्ट्रेंथनिंग आपने किस किस की करनी है, बैक एक्सटेंसर्स की स्ट्रेंथनिंग कराएं, ठीक है, ताकि आपके जो बैक एक्सटेंसर्स है वो आपके काइफोस आपके थोरेसिक रीजन को क्या करे, एक्सटेंड करे, ताकि वो फ्लेक्स ना हो। इस तरह से नेक के मसल्स की भी एक्सटेंशन, मतलब वो भी, उसकी भी एक्सटेंशन जो है वो इम्प्रूव, वो आपके नेक जो है वो फॉरवर्डली मूव ना करे, फॉरवर्ड हेड पोस्चर ना बने। इसके अलावा स्कैपुला की रिट्रैक्शन एक्सरसाइजेस कराओ कि स्कैपुला रिट्रैक्शन करे, कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज कराओ, शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग कराओ, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो क्योंकि काइफोसिस में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। वो क्या करता है, वो आपके जो लंग्स है उसको एक्सपैंड नहीं होने देता, आपकी चेस्ट को कंप्रेस करता है, आपकी रिब्स को कंप्रेस करता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराओ, चेस्ट की एक्सपेंशन एक्सरसाइज कराओ, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करवाओ, ठीक है। मैनुअल थेरेपी में आप क्या करते हो, आप सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलाइजेशन कराओ, ठीक है। उसके थोरेसिक एरिया पे दोनों, मतलब एक हाथ आप रखो या दो फिंगर्स आप रखो, और दूसरे हाथ से क्या करो, उस हाथ, मतलब उस दो फिंगर्स को आपने ऊपर की तरफ लेटरल साइड पे, मिडल साइड पे रब करना है, ठीक है। और मैं किसी दिन आपको करके भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आप ब्रेसिंग कर सकते हो, ब्रेसिस का इस्तेमाल करवा लो, ठीक है। ग्रोइंग चिल्ड्रन में, अडोलसेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर फिजियोथेरेपी के थ्रू भी ये ट्रीट नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा स्वेयर का हो जाता है, तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। फिर आप उसमें सर्जरी करा लो, स्पाइनल परफ्यूजन करा लो, ठीक है। ये रोड्स, स्क्रूज के इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके आप जो है उसकी सर्जरी कर सकते हो, उस काइफोसिस को ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काइफोसिस का पार्ट 2 हुआ कंप्लीट। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एंड अल्लाह हाफिज़।